हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी एमके जैन क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एवोल्यूशन के बारे में। और एवोल्यूशन में भी बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एविडेंसेस। और एविडेंसेस में वी हैव कंप्लीटेड आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. टुडे इज द टर्न ऑफ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. अब पैलेंटोलॉजी, कुछ आइडिया लगा आपको कि ये एविडेंस अब हम कहाँ से लाने वाले हैं? मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी से ले आए, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज से ले आए, आज हम ला रहे हैं पैलेंटोलॉजी से कुछ एविडेंसेस. और क्या होती है पैलेंटोलॉजी? सबसे पहले हम बात करेंगे पैलेंटोलॉजी की, ताकि हमें समझ में आए कि पैलियोंटोलॉजिकल, हाँ, पैलियोंटोलॉजी क्या होती है बेटा? दिस इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल. अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. इसको हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी. और पैलियोंटोलॉजी, मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी के फादर कौन है? दैट इज क्यूवियर. और वैसे कौन है नॉर्मल हमारी जो पैलियोंटोलॉजी के फादर हैं वो कौन है? लियोनार्डो द विंची. चलो मैं लिख ही देती हूँ इसको भी. फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कौन है? द विंची. और फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी कौन है बेटा? दैट इज क्यूवियर. ये आपकी मर्जी है, आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं. दिस वॉज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो पैलियोंटोलॉजी है स्टडी ऑफ फॉसिल्स. ठीक है मैम, स्टडी ऑफ फॉसिल ओके है, लेकिन ये फॉसिल क्या होते हैं? हमें तो फॉसिल भी नहीं पता. तो फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? फॉसिल्स आर दी remains or impressions of the ancient organisms which were preserved by the nature. कि कभी पुराने टाइम में कुछ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे, वो किसी वजह से कोई प्रलय आई, कुछ आया, या सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्री रॉक्स की जब फॉर्मेशन हो रही थी उस वक्त वो कहाँ दब गए? नीचे दबते चले गए, दबते चले गए, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर दबते चले गए. और वो वहाँ पे क्या हो गया? उनका जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया. उनके कुछ हार्ड पार्ट्स रह गए, कुछ उनकी बॉडी के रिमेन्स रह गए, वो वहाँ पे दबे हुए रह गए. तो उन दबे हुए रिमेन्स को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स. तो फॉसिल्स के लिए अगर हमें कुछ लेमन लैंग्वेज में कुछ लिखना है कि फॉसिल होता क्या है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो जस्ट राइट डाउन, फॉसिल्स आर दी रिमेन्स और impressions of the ancient organisms preserved by nature. नेचर ने उनको प्रिजर्व कर दिया, प्रिजर्व्ड बाय नेचर. तो क्या है? दीज आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ द एंशियंट ऑर्गेनिजम्स विच वंस एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लेनेट अर्थ. तो अब ये सबसे पहले तो समझने की बात ये है कि फॉसिल बने कैसे, कैसे बने होंगे. आपको रॉक फॉर्मेशन तो पता है ना, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो. सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनी. इग्नियस रॉक से फिर क्या हुआ? इग्नियस रॉक धीरे धीरे रेन की वजह से, विंड की वजह से, हॉट एंड कोल्ड वेदर की वजह से उनकी थोड़ी थोड़ी विदरिंग होती रही, उनके मटेरियल्स टूटते रहे हवा से और रेन से. वो सारे के सारे जो विदर्ड मटेरियल थे उनके, वो कहाँ पे चले गए? रिवर्स में, लेक्स में. रिवर और लेक जाके कहाँ पे मिल गई? इन दी ओशंस. तो ओशंस के अंदर वो सारे के सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा होने शुरू हो गए. और जब वो लेयर बाय लेयर वहाँ इकट्ठा होते चले गए तो वाटर के प्रेशर की वजह से, वाटर के करंट्स की वजह से वो क्या होते रहे? सॉलिडिफाई होते रहे. एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमा होती रही और वो क्या बन गए ओशन के अंदर? सेडिमेंट्री रॉक्स. और जब ये लेयर्स बन रही थी तो उस टाइम के कुछ ऑर्गेनिज्म जो उस वक्त पानी के अंदर प्रेजेंट थे या जो पानी के बाहर लैंड वाले थे, वो पानी की हेल्प से जो बह के वहाँ पे आ गए, वो लेयर बाय लेयर उनके अंदर दबते चले गए और वो आज के टाइम में क्या बन गए? फॉसिल. वैसे जो फॉसिल फॉर्मेशन है वो आपको डिटेल में नहीं है, कहीं भी उसका नेम नहीं है, सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया कि फॉसिल कैसे बनी. तो फॉसिल्स का सोर्स क्या होते हैं? सोर्स ऑफ फॉसिल्स, अगर आपको फॉसिल्स देखने, मतलब ये जो हम कहते हैं ना पैलियोंटोलॉजी वाले,
जो हैं फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट कौन होता है? जो फॉसिल की स्टडी करेगा। और पैलियोंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द फॉसिल। तो पैलियोंटोलॉजी वालों को ये जो फॉसिल मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सोर्स, और यू कैन से द साइट ऑफ फॉसिल्स कहाँ से मिलेंगे? ज़्यादातर हमें मिलते हैं बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन के टाइम में ये दब गए थे। उसके अलावा एसफॉल्ट, उसके अलावा मड, है ना, बहुत सारे हैं। उसके अलावा क्या है, और भी चीज़ें हैं, पर चलो इन चीज़ों से हमें नहीं करना, हमारा लेना देना सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ है। तो ये इस तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये कुछ फॉसिल्स या कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म उस वक्त दब गए और वो क्या बनते चले गए, टाइम के साथ साथ वो बन गए फॉसिल्स। अब वो फॉसिल की भी हमें क्या पढ़नी है? टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ फॉसिल्स कि फॉसिल कितने टाइप के हो सकते हैं, कैसे कैसे फॉसिल्स बने। एक तो होते हैं बेटा हमारे पास जिनको हम बोलते हैं एंटायर या इंटैक्ट फॉसिल्स। क्या होते हैं ये एंटायर या इंटैक्ट फॉसिल? वो जो ऑर्गेनिज्म जैसा था वो आज तक एज इट इज़ प्रिजर्व्ड है, कुछ भी नहीं उसके अंदर चेंज आया, उसका ऑर्गेनिक मैटर भी एज इट इज़ है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, है ना, कि मैम तो झूठ बोलती है, फॉसिल है, पूरा का पूरा कैसे हो सकता? ऑर्गेनिक मैटर तो गल थर्ड डिकम्पोज होकर गायब ही हो गया होगा, कैसे पूरा प्रेजेंट है? हो सकता है कब? अगर वो चीज़ डिके हुई हो, या सॉरी डिके नहीं मुझे बोलना चाहिए, वो चीज़ अगर दब गई हो, बरी हो गई हो इन दी आइस कैप्स, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, और हमें कहाँ पे मिल सकते हैं? आइस कैप्स। आइस में, बर्फ़ में दबी रह गई हो कोई बॉडी, कोई प्लांट, कोई एनिमल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ पे दबा हुआ है आइस के अंदर, तो उसकी तो डिकम्पोजिशन, डीके होगा ही नहीं, वो एज इट इज़ सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर तक एज इट इज़ उसकी बॉडी वहाँ पे रहेगी। तो वो फॉसिल जो एज इट इज़ मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटैक्ट या एंटायर फॉसिल। कहाँ पे मिलेगा? बरीड इन आइस कैप्स। दूसरे टाइप के जो फॉसिल्स होते हैं बेटा वो हमारे पास होते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स। क्या होते हैं? दीज आर नोन एज दी पेट्रीफाइड फॉसिल्स। ये वो फॉसिल्स हैं बेटा जिनका ऑर्गेनिक मैटर, ये भी दब गए, सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे दब गए जब उनकी फॉर्मेशन हो रही थी, तो धीरे धीरे इनका क्या हुआ, इनका ऑर्गेनिक मैटर जो है डिकम्पोज होता चला गया, और उसकी जगह जहाँ जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था वहाँ पे आके कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए। मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर रिप्लेस्ड बाय द इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जितना भी था वो रिप्लेस हो गया बाय द इनऑर्गेनिक मैटर। इस टाइप के फॉसिल्स को हम बोलते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल। थर्ड बेटा टाइप ऑफ फॉसिल हमारे पास आते हैं मॉल्ड्स एंड कास्ट्स। क्या होते हैं मॉल्ड्स एंड कास्ट्स? कुछ चीज़ें दबी और वो क्या हुआ कि किस टाइम पे ग्रैन्युलर सरफेस के ऊपर वो, या आप कह लीजिए सॉफ्ट सेडिमेंट्स के ऊपर कुछ चीज़ें थी, फिर उनके ऊपर जैसे जैसे उनकी हार्डनिंग शुरू हुई सॉफ्ट सेडिमेंट्स की, वो रॉकी बन गए, रॉक्स बन गए। तो ये जो नीचे दबा हुआ जो चीज़ थी ना उनके ऊपर और लेयर 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 सेडिमेंट्स की बनती चली गई, तो अंदर ये जो भी ऑर्गेनिज्म था ना ये बिल्कुल पिचक गया, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन उसका कुछ इम्प्रेशन, उनको कि रॉक तो ऊपर बन रही है, उसके अंदर उसका कुछ इम्प्रेशन रह गया, है ना। और वो इम्प्रेशन किस तरह से रह गया? वो चीज़ तो गायब हो गई ड्यू टू प्रेशर, लेकिन वो उस ऑर्गेनिज्म का अंदर इम्प्रेशन रह गया। वो कहते हैं ना कि वो उसका डिज़ाइन बन गया अंदर, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? एक तरह का माउल्ड बन गया। और उस माउल्ड के अंदर अगर कोई किसी भी तरह का, आप कहते हैं ना कि कुछ भी सॉफ्ट सा मटेरियल अगर डालोगे तो वो कास्ट की फॉर्म में वहाँ से बाहर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास होते हैं इम्प्रेशंस एंड इम्प्रिंट्स। इम्प्रेशन एंड इम्प्रिंट समझते हो ना क्या है? ये भी सॉफ्ट सेडिमेंट के ऊपर कोई चीज़ पड़ी रह गई होगी, लाइक जैसे भी मैं आपको एक मिसिंग लिंक पढ़ाऊंगी, आर्कियोटेरिक्स के विंग्स, उनके फैदर्स जो थे वो रह गए, उनका एज इट इज़ वहाँ पे इम्प्रेशन यूं का यूं हमें आज के टाइम में मिल जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट सेडिमेंट थे, वो लेटर ऑन क्या बन गए? हार्ड बन गए, रॉक्स बन गए।
तो उनमें लेकिन उन चीज़ों के एज इट इज़ इम्प्रेशंस या इम्प्रिंट्स रह गए, तो वो भी क्या है हमारे पास, दीज एक्ट एज दी फॉसिल्स। उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, कोप्रोलाइट्स। कोप्रोलाइट्स, कोप्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा, फीकल मैटर। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का फीकल मैटर दबा हुआ रह गया, तो फीकल मैटर अगर कहीं पे दबा हुआ, वो डिकम्पोज नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ, और वो फीकल मैटर हमें कहीं से मिल जाए, कहीं रॉक्स, हमने कोई एक्सकेवेशन की है या कहीं रॉक्स की खुदाई की है, वहाँ से हमें अगर कहीं पुराने टाइम का फीकल मैटर भी मिल गया ना, तो बेटा उसकी स्टडी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस एज का रहा होगा, कितने साल पुराना रहा होगा, कि क्या ऑर्गेनिज्म होगा, वो ऑर्गेनिज्म क्या खाता होगा, उसके फूड में उस वक्त मतलब किस तरह का फूड वो खाता होगा, फीकल मैटर से उसका पता लगाया जा सकता है ना। तो कुछ कुछ नॉलेज हमें मिल सकती है इतने पुराने टाइम की, तो दैट कैन हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। तो ये हो गए बेटा टाइप ऑफ फॉसिल्स। अब ये जो फॉसिल्स हैं, अभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल इन अर्थ स्ट्रेटा, ये अर्थ के स्ट्रेटा में हम कह रहे हैं ना, एक्सकेवेशन करो, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें, ये फॉसिल्स हमें मिल जाते हैं। ज़्यादातर खदान तो सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं ही हैं, उसके अलावा बहुत सारी जगह पे कि यहाँ खुदाई की, हमें पुराने टाइम का ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। तो ये जो फॉसिल्स हैं अर्थ स्ट्रेटा में डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं, कैसे हैं, देखो इसके लिए आप एक चीज़ समझिए, जितना एंशियंट होगा दैट विल बी मोर पेनिट्रेटेड। तो जो एंशियंट होगा वो क्या होगा, मोर डीप होगा, और जितना रीसेंट फॉसिल होगा वो क्या होगा, लेस डीप होगा, लेस डीप या लेस पेनिट्रेटेड। तो ये कहाँ पे मिलेगा, जो मोर डीप है आपको बिल्कुल अंदर की इंटीरियर लेयर्स में, डीप लेयर्स में आपको ये फॉसिल मिलेंगे जो पुराने होंगे। और रीसेंट कहाँ पे मिलेंगे आपको, जो अपर लेयर्स होंगी, अपर लेयर्स होंगी। अब देखो ये हम सबको पता है, ये है सपोज हमारी अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर में क्या था, मैग्मा, लावा निकल रहा है, फिर धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे रॉक्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, लाइफ भी आनी धीरे धीरे शुरू हो गई। तो यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे इस इरा में यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म इस टाइम पे जब अर्थ की एज रही होगी, ये यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए होंगे, फिर इनके ऊपर जब सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन हो गई तो ये सब नीचे दब गए, इनमें से सब नहीं मतलब कुछ दब गए, कुछ तो इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ इनमें से दबे रह गए, तो वो एक्ट करेंगे फॉसिल। तो ये फॉसिल क्या होंगे, सबसे पुराने, सबसे हम क्या कहेंगे ओल्डेस्ट, तो ये होंगे यहाँ पे ओल्डेस्ट फॉसिल। फिर इनसे इवॉल्व हो के कुछ जो बचे उनसे एवोल्यूशन चलती रही, नए ऑर्गेनिज्म बनते रहे बनते रहे बनते रहे, फिर ये सेकेंड लेयर बन गई, यहाँ तक फिर कुछ और ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, कुछ और नए टाइप के ऑर्गेनिज्म ऐड हो गए, तो यहाँ पे फिर सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन हुआ, उसमें फिर कुछ दब गए, कुछ के रिमेन्स या कुछ इंप्रेशंस रह गए, वो एक्ट करेंगे एज फॉसिल। तो ये इनसे थोड़े से क्या होंगे, लेस ओल्ड। इनके ऊपर फिर और एवोल्यूशन चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, तो ये थोड़े से कौन से आ गए, रीसेंट वाले। तो जो जितना पुराना फॉसिल होगा वो सबसे कहाँ मिलेगा, डीपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ में, क्योंकि ये पहले दब गया। फिर अगर उससे कम हाइट पे हमें मिला है, अगर उससे कम डेप्थ पे, अब ये मैक्सिमम डेप्थ ये है, अगर इस मैक्सिमम डेप्थ पे हमें मिल रहा है तो ये सबसे पुराने वाला ओल्डेस्ट क्या हो गया, ये होगा हमारे पास OLDEST, ये ओल्डेस्ट फॉसिल होगा। अगर इतनी डिगिंग कर रहे हो, कम पे आपको मिल रहे हैं, तो वो इससे कम पुराने होंगे, और जो सबसे ऊपर थोड़ी ही डिगिंग से मिल जाएं वो क्या होंगे, रीसेंट होंगे, उनसे और ऊपर मिल जाएंगे तो वो और मोस्ट रीसेंट होंगे। समझ रहे हो ना। तो जो जितना डेप्थ में दबा हुआ मिलेगा, क्योंकि जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो हम देखते हैं इतने मीटर या इतने 1000 मीटर हाइट पे, इतनी डेप्थ पे हमें ये चीज़ मिली है, तो अब उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, तो होगी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ज़्यादा फंडे नहीं पेलने हैं, सिर्फ ये याद रखना है जो जितना डीप मिलेगा वो उतना पुराना है,
उतनी ज़्यादा एज है उसकी फॉसिल की, मतलब वो बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का रहा होगा। जो उसके ऊपर मिलेंगे वो उससे कम एज के, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ओल्डेस्ट टू रिसेंट ऐसे पढ़ना है बस आपको। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब इन फॉसिल का पता भी तो लगाएं कहाँ से, कौन से ईरा से, कितने मिलियन ईयर बैक का ये है। इन फॉसिल्स की एज का कैसे पता लगाया जाता है? तो डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ फॉसिल, क्योंकि पैलियोंटोलॉजी में हम क्या करते हैं, फॉसिल की स्टडी करते हैं और फॉसिल को देख के बता देते हैं ना कि ये वाला स्केलेटन या ये वाली चीज़, ये वाला ऑर्गन या ये वाला कोई भी चीज़ जो भी हमें मिली है, या ये वाली रॉक, ये पत्थर, ये इतने मिलियन ईयर्स पुराना है। एग्जैक्ट एज बता, एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब एक एस्टिमेटेड एज का आइडिया हमें पैलियोंटोलॉजी वाले दे देते हैं। तो वो कैसे करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द फॉसिल? उसके लिए उनके पास क्या होती हैं बेटा, डेटिंग टेक्निक्स। डेटिंग टेक्निक्स। अब जब तक ये डेटिंग टेक्निक्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई थी, सबसे पुराना तरीका हुआ करता था एब्सोल्यूट रिलेटिव एज डिटर्मिनेशन। ये है 19th सेंचुरी का मेथड, क्योंकि 19th सेंचुरी तक ना कोई भी एब्सोल्यूट डेटिंग का, किसी भी तरह का कि एब्सोल्यूट एज डिटर्मिनेशन के लिए कोई भी टूल टेक्निक नहीं बनी थी। तो उस वक्त क्या करते थे, दो फॉसिल निकाल लिए, उनको उनकी डेप्थ या उनके ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से देख लेते थे कि भैया ये इतना पुराना हो सकता है और ये इतनी डेप्थ से मिला है, ये कम डेप्थ से मिल गया, इसके अंदर इतना ऑर्गेनिक मैटर या इतना मिनरल डिपॉजिट या ये चीज़ें हैं, उसके हिसाब से वो मतलब रिलेटिव दो चीज़ों का कंपैरिजन करके कि ये ज़्यादा पुराना है, ये कम पुराना है, उसके बेस पे बता दिया करते थे रिलेटिव एज। एग्जैक्ट एज नहीं बताते थे कि ये पुराना है, ये नया है, कितना पुराना है कितना नया है ये नहीं पता था। उसके लिए फिर 20th सेंचुरी में नई टेक्निक आ गई जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एज डिटर्मिनेशन। और ये जो एब्सोल्यूट एज डिटर्मिनेशन है ना, इससे हम, मैंने कहा ना, ऑलमोस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं कि किस इरा का, किस टाइम का ये कोई फॉसिल रहा होगा। तो एब्सोल्यूट एज डिटर्मिनेशन के लिए मैंने क्या कहा है, अपने पास क्या होती हैं, वी हैव डेटिंग टेक्निक्स। और ये डेटिंग टेक्निक्स किस चीज़ पे, इनका प्रिंसिपल क्या है, पुराने टाइम में जब सेडिमेंट्री रॉक्स थी, देखो रॉक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। और रेडियो एक्टिव मटेरियल की, क्योंकि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हो, तो रेडियो एक्टिविटी क्या कहती है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब कोई भी एलिमेंट क्या उम्र भर रेडियो एक्टिव रहता है, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता क्या है, जिसमें से कुछ कॉन्टीन्यूस एमिशंस होते रहे, अल्फा बीटा गामा रेज जिसकी भी, तो कॉन्टीन्यूस एमिशंस होते रहते हैं रेडिएशन के। किस लिए, कब तक वो एमिशंस होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल अनस्टेबल मटीरियल होता है, तो हर मटीरियल कोशिश करता है स्टेबिलिटी गेन करने की। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, अनस्टेबल है, उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करता रहता है, कॉन्टीन्यूसली रेडिएशंस एमिट करता रहता है, अल्फा बीटा गामा है ना रेज, वो आप सबको पता ही है। तो ये जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशन एमिट करने को ही तो हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो वो कब तक एमिट करता है, जब तक कि वो एक स्टेबल एलिमेंट नहीं बन जाता। जैसे अब सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, किसका लें, डेटिंग टेक्निक में सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं यूरेनियम लेड डेटिंग। यूरेनियम लेड डेटिंग, तो यूरेनियम, अब यूरेनियम क्या है बेटा, जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं या हम पुराने टाइम में बात करते हैं, तो रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या मिलेगा, रेडियो एक्टिव यूरेनियम ये होता है, ये है रेडियो एक्टिव यूरेनियम। नॉर्मल यूरेनियम क्या होता है, 235, हम सबको पता है, ये है रेडियो एक्टिव यूरेनियम। अभी रेडियो एक्टिव यूरेनियम है तो रेडियो एक्टिविटी एमिट करेगा, मतलब रेडिएशन एमिट करेगा, कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक, कि जब तक कि ये एक स्टेबल कंपाउंड लेड के अंदर नहीं अपने आप को कन्वर्ट कर लेता, एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, क्योंकि इनका हाफ लाइफ पीरियड होता है ना, पता है ना हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जिसमें इसका आधा अमाउंट ऑलमोस्ट डिके हो चुका होता है। और वो हाफ लाइफ पीरियड्स वो आपको कुछ के याद भी करने होते हैं, बायो में नहीं कुछ भी याद करना, बस बायो में तो आप ये समझिए कि यूरेनियम एमिट कर करके क्या बन जाएगा, लेड। तो आज के एंशियंट टाइम में, तो अब आप ये देखो, कोई भी पुराना फॉसिल अगर आपको मिला है तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, कितने परसेंट उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल और उसके अंदर ये जो लेड मिल रहा है, इसका आप कंपैरिजन कीजिए, इसके लिए फॉर्मूला भी होता है,
तो उस फॉर्मूला के अंदर डालिए, उसका हाफ लाइफ पीरियड भी डालना होता है। हमें हर सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड पता है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? जब उसमें आधा अमाउंट डिके हो जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, ये आप सबको पता ही है ऑलरेडी। तो यूरेनियम 235 ये है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये है स्टेबल सब्सटेंस। तो दोनों की रेशोज देखी जाती है। अगर किसी फॉसिल के अंदर इसका अमाउंट रेडियो एक्टिविटी का ज़्यादा है इससे, इसका मतलब क्या है? अभी उसमें रेडियो एक्टिविटी है, मतलब वो पुराना है। पुराने टाइम में ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही प्रेजेंट होते थे चीज़ों के अंदर। अब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने आप में रेडिएशन एमिट करता 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 धीरे धीरे किसकी तरफ आ रहा है? लेड की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर वो मैक्सिमम अमाउंट लेड में चेंज हो चुका है, इसका मतलब क्या है? वो बहुत पुराना है, वो ऑलमोस्ट इसमें चेंज होने वाला है लेड के अंदर। इसका मतलब क्या है? वो बहुत ही पुराना है, बहुत। और अगर उसका अमाउंट ऑलमोस्ट बीच का है, इसका मतलब उसकी हाफ लाइफ आने वाली है। या यूरेनियम का अमाउंट ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल, मीन्स कहने का मतलब क्या है? सिंपल सा चीज़ सुनिए, जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल उतना ज़्यादा वो एंशियंट, और जितना ये रेडियो एक्टिव मटीरियल कम होता रहेगा और स्टेबल वाला ज़्यादा होता रहेगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या बढ़ता चला जाएगा? ये जितना कम होगा, ये जितना कम प्रेजेंट होगा उतना वो पुराना होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता जा रहा है? डिके होता जा रहा है ना। किस में चेंज हो रहा है? इनटू अ स्टेबल वन। तो इसका अमाउंट अगर कम होगा, इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो बहुत पुराना है, कब से वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, और इसलिए उसका मैक्सिमम अमाउंट कन्वर्ट हो चुका है इनटू दी लेड। तो अगर लेड ज़्यादा है, इसका मतलब बड़ी पुरानी बात है, कितने सालों से वो कन्वर्ट होने लगा हुआ था, तो मैक्सिमम अमाउंट हुआ है। लेकिन अगर यही ज़्यादा मिल रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और ये कम मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसकी एज अभी थोड़ी ही एज पहले का है, वो रीसेंट है, और जिसमें कम मिलेगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो ज़्यादा एंशियंट है। ये इसका तरीका है। दूसरा बेटा हमारे पास टेक्निक होती है यहाँ पे, दैट इज़ कार्बन नाइट्रोजन डेटिंग, और एक होती है बेटा हमारे पास पोटेशियम आर्गन डेटिंग। इसका भी वही फंडा है। रेडियो एक्टिव कार्बन, जितनी ज़्यादा एंशियंट लाइफ में हम जाएंगे तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ज़्यादा मिलेंगे एंशियंट अर्थ के ऊपर। तो रेडियो एक्टिव कार्बन कौन सा होता है? C14। ये भी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कॉन्टीन्यूसली रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिट करता रहता है, और ये फाइनल कब जाके स्टेबल होता है? जब ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर C14 का किसी भी फॉसिल के अंदर अगर रेडियो एक्टिव कार्बन का अमाउंट हमें कम मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वो मैक्सिमम नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और ऐसा होने में उसको कितने साल लगे हैं? वो कैसे पता कर सकते हैं? हमें रेडियो एक्टिव कार्बन का ये पता है कि वो कितने साल के अंदर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, उनके हाफ लाइफ पीरियड से। तो वो फॉर्मूला हम लगा के, और रिलेटिव कितना अमाउंट हमें इसका मिला है, कितना अमाउंट इसका मिला है, उस फॉर्मूला में पुट करते हैं, और हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट एज आ जाती है कि ये फॉसिल कितना पुराना है। सिमिलर हियर पोटेशियम K40, इसमें भी रेडियो एक्टिविटी थी, और ये रेडियो एक्टिविटी कितनी जल्दी, कितने सालों से ये कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रह गया, कम रह गया है, तो ये एंशियंट था। ज़्यादा अमाउंट अभी प्रेजेंट है, तो ये रीसेंट है। तो इस तरह से इन डेटिंग टेक्निक से हम लोग एब्सोल्यूट एज ऑफ द फॉसिल का पता लगा सकते हैं। अब एज क्या है? कितने मिलियन ईयर पुराना है? इतने मिलियन, इतने मिलियन, इतने मिलियन, किस अब ये जो मिलियन ईयर्स हैं, और हर मिलियन ईयर में कुछ मिलियन मतलब बिलियन ईयर, मिलियन ईयर, उनमें एक एक नया ऑर्गेनिज्म क्या होता रहा? इवॉल्व होता रहा। तो जितना भी इतना बड़ा टाइम स्केल है, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ मतलब वर्ल्ड बना, यूनिवर्स बना। 4 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ के ऊपर क्या आई? लाइफ आई, बताया था। तो वो जो लाइफ है, जब से अर्थ इवॉल्व हुई है और आज तक का जितना भी वो टाइम पीरियड है बेटा, ये देखो 4.4600 मिलियन ईयर एगो, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? 4.6 मिलियन ईयर एगो जब क्या हुआ था? जब अर्थ की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ से लेके और अप टू दी आज तक का टाइम, उसको सारे को हमने कैलकुलेट करके, और उसका हमने क्या बना लिया? कैलेंडर बना लिया, जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कि इतने से इतने ईरा में ये एक्टिविटी हुई और हमने इसका नेम रख दिया ये। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना बेटा, ये भी एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए ये आना चाहिए। पैलियोंटोलॉजी
पढ़ने के लिए, फॉसिल की एज निकालने के लिए, एवोल्यूशन को समझने के लिए ये टाइम स्केल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या, पुरानी अर्थ से लेके जब उसका ओरिजिन था और आज तक के टाइम पीरियड को हमने क्या किया है डिफरेंट इराज में। तो जो भी टोटल टाइम पीरियड है कब से कब का, जब अर्थ बननी शुरू हुई थी टू दी आज का रीसेंट टाइम का, उस टोटल टाइम पीरियड को बेटा हमने डिवाइड कर दिया इनटू इराज। और वो इराज कौन से हैं, आर्कियोजोइक, पेट्रोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। 4 इराज हैं। आर्कियोजोइक को इन्होंने प्री कैम्ब्रियन भी बोल देते हैं। तो दिस इज आर्कियोजोइक। प्री कैम्ब्रियन को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्कियोजोइक। तो आर्कियोजोइक ईरा, आर्कियोजोइक में ही प्रोटेरोजोइक भी, मतलब कैम्ब्रियन में प्रोटेरोजोइक भी आ जाता है। तो पहले आता है आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक के बाद आता है बेटा प्रोटेरोजोइक, और प्रोटेरोजोइक से फिर हमारे पास क्या आ जाता है, पेलियोजोइक, पेलियोजोइक से हमारे पास आ जाता है मीजोजोइक, मीजोजोइक से हमारे पास आ जाता है आज का इरा जिसमें हम जी रहे हैं, मोस्ट रीसेंट इरा, दैट इज दी सीनोजोइक इरा। ये देखो टॉप पे, एज ऑफ दी मैमल्स। तो सबसे पुराना जब अर्थ कभी बन रही थी, जब यूनिवर्स सोलर सिस्टम कभी बन रहा था, वो था आर्कियोजोइक। इसमें कोई भी लाइफ अभी इवॉल्व नहीं हुई। लाइफ इन्वर्टिब्रेट्स कब बनने शुरू हुए, ड्यूरिंग दी प्रोटेरोजोइक। तो प्रोटेरोजोइक और आर्कियोजोइक को यहाँ पे कंबाइनली क्या बोल दिया है, प्री कैम्ब्रियन एरिया, प्री कैम्ब्रियन इरा। चाहे आप इनको अलग अलग पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। तो हमने इनको इराज में डिवाइड किया। इरा कौन से थे, इरा था, एक है आर्कियोजोइक, फिर है हमारे पास प्रोटेरोजोइक, फिर है हमारे पास पेलियोजोइक, फिर है हमारे पास मीजोजोइक, और आज का है रीसेंट सीनोजोइक। तो जो मोस्ट रीसेंट है वो टॉप पे है, ये सबसे नीचे ये पुराना है। तो इतने इराज, अब इन दोनों को कंपेयर, इनको कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं, प्री कैम्ब्रियन इरा। अदरवाइज हम कहेंगे 5 इराज में हमने डिवाइड किया हुआ है, और इरा को फर्दर हमने पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है, और पीरियड्स को फर्दर हमने और छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ा हुआ है, जिनको हम बोलते हैं ईपोक्स। जैसे ये है पेलियोजोइक, पेलियोजोइक है इरा, इरा के आगे क्या है, पीरियड। देखो पेलियोजोइक इरा की अगर मैं बात करूँ, इसके हैं पीरियड। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, देखो इनमें लिखा भी हुआ, कैम्ब्रियन ओर्डोविशियन में क्या आई थी, एज ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। और ओर्डोविशियन में क्या आए थे, यहाँ पे तो बर्ड्स भी इवॉल्व होने स्टार्ट हो गए थे, यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं। फिर साइल्यूरियन पीरियड, सॉरी ओर्डोविशियन, हाँ ठीक है। डिवोनियन इज द एज ऑफ द फिशेज, यहाँ पे फिशेज आनी शुरू हो गई थी। कार्बोनिफेरस, परमियन, एज ऑफ द एम्फीबियंस, यहाँ पे इतने ईयर्स, मिलियन ईयर बैक एम्फीबियंस जो हैं इवॉल्व होने शुरू हो गए थे। तो एज वाइज एज यहाँ पे कुछ भी नहीं था अभी, यहाँ सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट इवॉल्व हुए, फिर इतने मिलियन ईयर एगो एज ऑफ फिशेज आ गई, फिशेज से फिर एम्फीबियन बनने शुरू हो गए, और फिर आप आ जाइए यहाँ मीजोजोइक। मीजोजोइक में देखिए ट्राइएसिक, फर्स्ट डायनासोर्स इवॉल्व होने शुरू हुए। मीजोजोइक के, सॉरी ट्राइएसिक के बाद मीजोजोइक इरा का पीरियड चल रही है, और पढ़ोगे कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसका पहला पीरियड आया ट्राइएसिक, उसके बाद आया जुरैसिक, ये तो फर्स्ट डायनासोर अपीयर हुए, और जुरैसिक में क्या हो गए, डायनासोर फुली इवॉल्व हो गए, पूरे फंक्शनल, पूरी अर्थ के ऊपर उनका डोमिनेंस था। और क्रिटेशियस में एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर्स, वो एक्सटिंक्ट भी हो गए, है ना, ड्यू टू सर्टन इन्वायरमेंटल कंडीशन। फिर आ जाइए सीनोजोइक, सीनोजोइक के दो ही इरा, सीनोजोइक इरा के 2 पीरियड हैं, टर्शियरी पीरियड एंड क्वार्टनरी पीरियड। अब ये जो दोनों है ना बेटा, ये मीजोजोइक, पेलियोजोइक, आर्कियोजोइक, इन सबको ना हमने सिर्फ पीरियड में बांटा है, इनके इपोक्स नहीं है। देखो ध्यान से, इनके इपोक्स नहीं है। लेकिन जब हम आए सीनोजोइक में, सीनोजोइक इरा का पीरियड क्या है, टर्शरी एंड क्वार्टनरी, और पीरियड को फर्दर हमने बांटा है इपोक्स में। इनसे पहलों को हमने इपोक्स में नहीं बांटा। और इपोक भी कैसे है, टर्शरी पीरियड के क्या क्या इपोक हैं, सबसे पहला, सबसे पुराना पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन। ईओसीन में क्या स्टार्ट हो गया था,
हॉर्स की एवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। हॉर्स जब बिल्कुल कुत्ते जितने साइज़ के होते थे, डॉग जितने साइज़ के, हमें करनी है एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। फिर ओलिगोसीन में थोड़े बढ़ गए, मियोसीन में और ऊंचे हो गए, प्लायोसीन में और ऊंचे हो गए, प्लिस्टोसीन में जो है पूरे जो आज के जो हॉर्स हैं, मॉडर्न हॉर्स इक्वस इक्वस बोलते हैं, वो इवॉल्व हो चुका था। ठीक है, तो ये टर्शरी के हमारे पास ये इपॉक्स हैं। और फिर प्लिस्टोसीन और होलोसीन ये क्वार्टनरी के। ये होलोसीन इज द मोस्ट रिसेंट इपोक ऑफ द इरा। और होलोसीन में हम लोग इसको हम क्या बोलते हैं, सीनोजोइक को, इट इज द एज ऑफ द मैमल्स। और होलोसीन में क्या हुआ, आइस एज एंड्स ह्यूमन आर डोमिनेंट। तो वी आर ऑन द टॉप ऑफ द एवोल्यूशन। तो हम सबसे इवॉल्व एनिमल्स हैं एवोल्यूशनरी ट्री में, अगर हम अपने आप को देखें। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको क्या याद रखना है, जितना भी ये टाइम है अर्थ की ओरिजिन से लेके और अब तक का, इसको हमने डिवाइड किया है किस में, इराज में। इराज को डिवाइड किया है पीरियड्स में, और पीरियड्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है ईपॉक्स में। तो ईपॉक्स सिर्फ किसके बने हैं, जो मॉडर्न इरा है सीनोजोइक, सिर्फ उसके ईपॉक्स बनाए हैं। और अभी जो हम चल रहे हैं जिस इरा में, सबसे टॉप में जो सबसे एडवांस ईपॉक है वो कौन सा है, होलोसीन। तो हम कौन से ईपॉक में जी रहे हैं, हमारा इरा है सीनोजोइक, हमारा पीरियड है क्वार्टनरी, और हमारा इपॉक कौन सा है, होलोसीन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और इसमें सब लिखा हुआ किसके बाद, किस पीरियड में, किस इरा में, किस वक्त कौन सा एनिमल इवॉल्व हुआ था। पर उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, 2 4 5 याद रखिए। लाइक जैसे ये ऑर्डर ऑफ डिवोनियन है, एज ऑफ द फिशीज आ गया हमारे पास, जुरैसिक आ गया, ट्राइएसिक आ गया, क्रिटेशियस आ गया, होलोसीन आ गया, प्लिस्टोसीन आ गया। कुछ कुछ चीज़ें जो ह्यूमन से या और जैसे अभी एज ऑफ फिशीज, फिर एम्फीबियंस, फिर डायनासोर कब आए, इस तरह की बस चीज़ें मेन इसमें लर्न करनी है आपको, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बाद अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ पेलियोंटोलॉजी में हम पढ़ते हैं, दैट इज़ मिसिंग लिंक। वैसे मिसिंग लिंक की बात हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में भी कर ली थी, सॉरी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाए थे कनेक्टिंग लिंक्स। क्या होते हैं मिसिंग लिंक्स, ये क्या होते हैं, फॉसिल एनिमल्स या फॉसिल ऑर्गेनिजम्स हैविंग द characteristics of two different groups, कनेक्टिंग लिंक मैंने क्या बताया था, वो भी तो यही ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 2 डिफरेंट ग्रुप के कैरेक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। तो वो 2 ग्रुप के बीच में क्या होगा, एक कनेक्टिंग लिंक, बट दैट हैज़ टू बी अलाइव, तब उसको कहेंगे कनेक्टिंग। लेकिन अगर ऐसा ही ऑर्गेनिज्म जो दो ग्रुप्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है बट इट इज़ नॉट अलाइव, वो कभी एंशिएंट टाइम में कभी सर्वाइव करता था, अब प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल ऑर्गेनिज्म, और उसको हम बोलेंगे मिसिंग लिंक। तो हमें मिसिंग लिंक क्या पढ़ना है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 एक एग्जाम्पल तो है जिसका इमेज आपके सामने है, आर्कियोटेरिक्स लिथोग्राफिया, आर्कियोटेरिक्स लिथोग्राफिका। चलो उसका स्पीशीज रहने दो, बस आप आर्कियोटेरिक्स याद रखो। आर्कियोटेरिक्स क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किस किस के बीच में होना चाहिए, कल भी बताया था, सॉरी पहले के लेक्चर में, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। लेकिन इसे कनेक्टिंग लिंक नहीं बोलूँगी, इसको मैं क्या बोलूँगी, मिसिंग लिंक, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट नहीं है, ये कभी प्रेजेंट था। तो जब रेप्टाइल से जब बर्ड्स इवॉल्व हो रहे थे, यहाँ पे कहीं पे देख लेना, जब रेप्टाइल से बर्ड्स इवॉल्व हो रहे थे ना, भी मुझे नहीं मिल रहा कहाँ पे है, तो रेप्टाइल से जब ये आ गया फिशीज के बाद हो गया एम्फीबियंस, फिर यहाँ डायनासोर्स, हाँ ये रेप्टाइल्स की एज है। रेप्टाइल से जब हमारे पास क्या बनने शुरू हो गए थे, बर्ड्स। तो रेप्टाइल से जब बर्ड बने तो एकदम पूरे के पूरे बर्ड नहीं बने, कुछ ऐसे रेप्टाइल थे जब उनमें एवोल्यूशन हुई तो पहले वो बर्ड जैसे दिखने लगे। तो उन ऑर्गेनिज्म के पास क्या थे, बर्ड वाले फीचर भी थे और रेप्टाइल वाले फीचर भी थे, कि पुराने ग्रुप के पूरे छोड़े नहीं और अगले ग्रुप के पूरे लिए नहीं। तो वो बीच का एक ऑर्गेनिज्म था, वो था आर्कियोटेरिक्स, जिसका हमारे पास क्या है, फॉसिल हमें मिला, उसको हमने स्केलेटन को जोड़ा, उसके कुछ इंप्रेशंस हमें मिले, उन सबको जोड़ के हमारे पास टोटल ये पिक्चर आता है। और इस पिक्चर को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसके पास दोनों कैरेक्टर्स हैं, रेप्टिलियन कैरेक्टर्स भी हैं
और इसके पास एवियन कैरेक्टर भी हैं। एवियन समझते हो ना, बर्ड के कैरेक्टर, एवियन कैरेक्टर्स भी हैं इसके पास। अब रेप्टिलियन कैरेक्टर कौन सा है और एवियन कैरेक्टर क्या है? देखो एवियन कैरेक्टर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रही है? प्रेजेंस ऑफ द बीक, चोंच दिख रही है, सिर्फ बर्ड्स के अंदर होती है। और आपको क्या दिख रहे हैं? विंग्स एंड फैदर्स दिख रहे हैं, विंग्स एंड फैदर्स बिल्कुल दिख रहे हैं। उसके अलावा हमें क्या दिख रहा है? एक फर्क्यूला, यू शेप फर्क्यूला, यू शेप्ड फर्क्यूला। ये कुछ फीचर हैं, फीचर तो और भी हैं, बस आप 2-4 ही याद रखिए कि ये सभी की सभी चीज़ें, ये एच शेप नेक और यहाँ पे फर्क्यूला इन्होंने नहीं दिखाया हुआ, नहीं। तो ये सभी की सभी चीज़ें क्या है? एवियन कैरेक्टर है। अब रेप्टाइल जैसे कैरेक्टर क्या है? रेप्टाइल जैसे कैरेक्टर क्या है बेटा? इनके पास टिथ हैं, टिथ हैं तो इनके पास जॉ भी प्रेजेंट है, इनके पास क्लॉज भी प्रेजेंट है और इनके पास टेल भी प्रेजेंट है जो रेप्टाइल का कैरेक्टर है। और इनके पास फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे भी प्रेजेंट है जो रेप्टाइल का फीचर है, फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे। ये देखो कितने सारे फीचर हो गए। तो बर्ड वाले फीचर भी लेके बैठा है और रेप्टाइल वाले फीचर भी लेके बैठा है। तो इसे रेप्टाइल बोलें या बर्ड बोलें? कुछ नहीं बोल सकते, दोनों के बीच का है, इंटरमीडिएट है। तो इसका नेम है आर्कियोटेरिक्स। और क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अभी नहीं है, फॉसिल से हमें पता चला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक मिसिंग लिंक। किस किस के बीच का है? रेप्टाइल का और बर्ड का है। क्यों है? क्योंकि दोनों के कैरेक्टर इसके पास मौजूद थे। ऐसा ये तो हो गया बेटा जोलॉजी से एक एग्जाम्पल। हम अब ले लेते हैं एक एग्जाम्पल बॉटनी से भी। बॉटनी में मिसिंग लिंक का एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं टेरिडोस्पर्म्स। वैसे होते क्या है? टेरिडोफाइटा होते हैं ना, ये है टेरिडोस्पर्म्स। समझ आ गया होगा देखते ही। जिसको थोड़ी बहुत भी बॉटनी समझ में आई होगी पीछे के लेक्चर में तो वो बता देगा टेरिडो क्या होता है। टेरिडो क्या है? इनका फर्न लाइक तो फॉलिएज है, फर्न लाइक फोलिएज, पत्ते वत्ते जो उनकी वेजिटेशन है वो फर्न जैसी है जैसे टेरिडोज में होती है। लेकिन उनके पास क्या है? सीड्स हैं लाइक जिम्नो, सीड्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स। सीड्स तो होते ही नहीं भाई इनमें, सीड तो जिम्नो में आए थे सबसे पहले। ये तो सीड हैबिट के प्रिकर्सर थे टेरिडोफाइट्स। लेकिन पुराने टाइम में कुछ ऐसे टेरिडो, ना उनको फाइट बोल सकते ना जिम्नोस्पर्म, टेरिडो और जिम्नो के बीच के थे। तो ये लेकिन अब नहीं मिलते हैं ये प्लांट्स, अब नहीं है, प्रिमिटिव प्लांट्स थे, एंशिएंट प्लांट थे। तो ये किस किस के बीच में है? इट इज़ द मिसिंग लिंक बिटवीन टेरिडो एंड जिम्नो, टेरिडो एंड जिम्नो। कि टेरिडो जैसा, फर्न्स जैसा इनके पास फोलिएज है, देखने में ये टेरिडो जैसे हैं, लेकिन इनकी में इन्होंने सीड हैबिट डेवलप कर ली जो कैरेक्टर किस जैसा है? जिम्नो जैसा। तो दोनों का इंटरमीडिएट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे टेरिडोस्पर्म। तो ये 2 मिसिंग लिंक बेटा आप याद रखना। उसके बाद अब हम चलते हैं एवोल्यूशन ऑफ दी हॉर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम एक्चुअल में क्या पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी लाइनेज ऑफ हॉर्स। एक्चुअल में जब पुराने टाइम में हॉर्स था ना, तो वो जो हॉर्स था बेसिकली वो सबसे पहले ईओसीन, ईओसीन जो इपोक था ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बेटा, यहाँ पे हॉर्स सबसे पहले इवॉल्व हो गया था। ये है ईओसीन, देखो मैंने इसको सर्कल भी किया हो। ईओसीन में ईओसीन, ओलिगोसीन, एक्सटिंक्शन इवेंट, ये एक्सटिंक्शन है। तो यहाँ पे मैमल्स, मतलब यहाँ पे मैमल ओरिजिनेट होने शुरू हो गए थे ईओसीन में। तो यहाँ पे ना घोड़ा भी, हॉर्स भी पिक्चर में आ गया था। लेकिन वो हॉर्स कैसा था? बड़ा प्रिमिटिव टाइप का हॉर्स था। वो ऐसा नहीं है जैसे घोड़े हम आज के टाइम में देखते हैं। दैट वॉज जस्ट लाइक अ डॉग या डियर, हिरन होते हैं ना उनसे भी छोटा, यू कैन से डॉग। जस्ट 26 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी। उसके बाद ईओसीन के बाद बेटा ओलिगोसीन इपोक आया, उनकी भी बॉडी में चेंजेस आए, मतलब एवोल्यूशन हुई, बदल गया। क्या क्या बदलाव आए वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर ओलिगो से जब मियोसीन में गया उसमें और चेंजेस आ गए और एवोल्यूशन हो गई।
फिर मियो से प्लियोसीन में और चेंजेस हुए, प्लियो से प्लीस्टोसीन में बिल्कुल जो आज का हमारा मॉडर्न हॉर्स है वो उस तरह का बन गया। तो एक डॉग लाइक से और वो एक फुल फ्लैज इतने ऊंचे घोड़े जैसा बनने में उसको कितने साल लगे हैं। देखो ईओसीन इपोक से स्टार्ट करके प्लीस्टोसीन में जाके उसकी एवोल्यूशन कंप्लीट होती है, और मे भी आगे भी एवोल्यूशन हो, उसको आगे पढ़ेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो एवोल्यूशन लाइन एज है इसकी हमारे पास फॉसिल हैं। पेलियोंटोलॉजिकल स्टडी फॉसिल्स के बेसिस पे होती है। तो पूरे फॉसिल्स को जब हमने जोड़ा तो उनका पूरा का पूरा एवोल्यूशन का पिक्चर, पूरा सीरीज हमारे हाथ में आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। तो वो पूरा फाइलोजेनी का लाइनेज, वो सीरीज़ हम पढ़ेंगे, वो हमारे कोर्स में है। तो उसको पढ़ने के ना कई तरीके हैं। सबसे इजी तरीका जो मुझे लगता है मैं वो अडेप्ट करूँगी। तो वो तरीका हमारे पास क्या है, क्योंकि इन हॉर्स के ना नेम भी हमें आने चाहिए, और ये सिर्फ फाइलोजेनी या जो एवोल्यूशन है सिर्फ हॉर्स का नहीं, मैन का, डॉग का, एलिफेंट का, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की लाइनेज हम फॉसिल इकट्ठे करके आज तक बना चुके हैं, एग्जैक्ट उसकी कि कैसे एवोल्यूशन हुई होगी, सबसे पहले वो कैसा होगा और आज वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, नेम ऑफ दी हॉर्स। तो सबसे पुराना हॉर्स, सबसे पुराने हॉर्स को बेटा हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे ईओ हिप्पस। क्या नेम था सबसे पुराने हॉर्स का, उसको हम बोलते थे ईओ हिप्पस। ईओ हिप्पस की बेटा हाइट कितनी थी, हाइट वॉज जस्ट 26 सेंटीमीटर। कौन से इपोक में ये था, ये था बेटा ईओसीन, और इसका नेम क्या था, इसको हम बोला करते थे प्यार से डॉन हॉर्स। ठीक है। अब एवोल्यूशन किस चीज़ में हुई, क्या क्या चेंजेस इसमें है। पहले छोटा सा था, बिल्कुल डॉगी जैसा था। इसकी जो नेक और हेड हैं वो भी बहुत छोटे छोटे थे। इसकी हाइट कम है, इसकी नेक और हेड जो हैं जुड़े हुए थे। नेक और हेड ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं था, दोनों बिल्कुल जुड़े हुए थे। बहुत छोटी नेक थी इनकी। और इसमें कहाँ पे चेंजेस थे, इनके ना जो फोर लिम्स हैं और हाइंड लिम्स हैं उनमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले, इनके टोज़ में। अब फोर लिम्स में भी टोज हैं, हाइंड लिम में भी टोज हैं। तो अगर मैं टोज लिखूंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट फोर लिम्स और आई एम टॉकिंग अबाउट हाइंड लिम्स। तो मैं क्या करूंगी, फॉर कन्वीनियंस मैं क्या कर रही हूँ, जो फोर लिम्स के टोज हैं, किसके, टोज ऑफ फोर लिम्स, उनको हम लिख लेते हैं फिंगर्स। घोड़े में फिंगर होती नहीं है, सिर्फ मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। टोज को जो फोर लिम्स के हैं उनको मैं फिंगर लिखती जाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए, नहीं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बोर्ड पे मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, अगर मैं फोर लिम हाइंड लिम के टोज ऐसे करके उनको लिखने लगी। तो बेटा फिंगर्स कितनी थी इनके पास, 4 फिंगर्स थी। और बेटा इनके पास 3 टोज थे। अब इससे समझ गए कि जो 4 लिम्स थे उनमें 4 टोज थे, और जो हाइंड लिम थे उनके अंदर 3 टोज थे। मेरा कहने का ये मतलब है। और इनका जो मोलर थे, मोलर में भी एवोल्यूशन हुई। मोलर समझते हो ना, जाड़े पीछे, तो वो जो मोलर थे ना इनके स्टार्टिंग में वो क्या थे, उनका जो क्राउन था दैट वो स्मॉल शॉर्ट क्राउन था। मोलर टिथ विद शॉर्ट क्राउन, वो छोटा क्राउन था इसलिए उनको हम क्या बोलते थे, ग्राइंडिंग टिथ। अब आप कहोगे मैम मैमल्स के अंदर तो 5 टोज होते हैं, इनके इसका एक टो कहाँ गया, मतलब 4 लिम्स जो हैं उनमें हर एक लिम्ब के अंदर, ईच के अंदर सिर्फ 4 ही टोज हैं, उनको मैंने फिंगर बोला है, होने चाहिए 5। एक कहाँ गया, एक कहाँ गया बेटा, वो रिड्यूस हो गया और उसको हम बोलते हैं स्प्लिंट बोन। क्या बोलेंगे, स्प्लिंट में चेंज हो गया। तो कौन सा, इसका जो है फर्स्ट फिंगर क्या बन गई, स्प्लिंट। और इसमें इसके 3 टोज रह गए, इसके 2 कहाँ हैं, मतलब जो हाइंड लेग्स वाले हैं हॉर्स की, 2 आगे टांगे होती हैं, 2 पीछे। आगे जो दोनों टांगे आगे वाली हैं उनको हमने क्या बोला है, उनके टोज को हम बोल रहे हैं फिंगर। तो हर एक टांग के अंदर 4 टोज हैं, और पीछे वाले में उन 4 टांगों टोज को हमने क्या कहा, फिंगर। पीछे वाली टांगों में 3 टोज हैं, तो होने चाहिए थे 5, क्योंकि मैमल है, हमारे भी तो 5 हैं डिजिट्स। तो क्यों नहीं है 5, वो 5 में क्या हुआ,
1 2 3 4 5 5 होते हैं ना, तो फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला जो डिजिट था वो स्प्लिंट बन गया। फर्स्ट एंड फिफ्थ किस में चेंज हो गए? इनटू दी स्प्लिंट बोन। ये चेंजेस याद रखना। अब आ जाइए दूसरा, इसके बाद चेंजेस आए और ये बन गया बेटा मियो हिपस। मियो हिपस, मियो हिपस नहीं, इसको आप लिख लीजिए मीजो हिपस, नोट मियो। मेरे को क्या याद आ गया इसका? इपोक। इसको आप लिख लीजिए मीजो हिपस। हाइट कितना था इसका? 50 सेंटीमीटर का हो गया। कौन से ईरा में मिलेगा? मियोसीन। इयोसीन के बाद कौन सा ईरा आया या कौन सा इपोक आया? मियोसीन, नोट ईरा। इस घोड़े का नेम क्या रखा गया? इंटरमीडिएट हॉर्स। इसकी स्पीशीज को हमने बोला ये है इंटरमीडिएट हॉर्स। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए? इस वाले में ईओ हिपस में देखो 4 टोज थे आगे वाली 4 लिम्स में, मतलब कि 4 फिंगर्स थी इन ईच 4 लिम्ब। अब ये कितनी रह गई? देखो क्या गजब हो जाएगा। अब ये रह जाएंगी 3 फिंगर्स। क्यों, क्या हो गया? फर्स्ट तो स्प्लिंट थी, फिफ्थ भी स्प्लिंट बन गई, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ बन गई स्प्लिंट। इधर भी देखो क्या चेंजेस आए। 3 टोज थे वो एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, तो ये क्या रहेगा? सेम। और जो मोलर है वो भी क्या रहे? इसके सेम, कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं आए। तो चेंज कहाँ आया? सिर्फ 4 लिम्स की टोज के अंदर चेंज आया इतने सालों के अंदर, जब इयोसीन से मियोसीन इपोक के अंदर हम आए। उसके बाद आ जाइए थर्ड, फिर आया मैरिक हिपस। मैरिक हिपस क्या है? इसकी फर्दर हाइट बढ़ गई। ये पता कितना हो गया? ये हो गया बेटा 100 सेंटीमीटर। कौन सा इपोक था उस वक्त? उस वक्त था प्लायोसीन। मियोसीन है ना, लेट मी जस्ट चेक, इट वाज मियोसीन। अच्छा ये मियोसीन में था, हाँ दिस वाज मियोसीन। मियोसीन और इयोसीन के बाद हमारा कौन सा इपोक आता है? दैट इज ओलिगोसीन। देखो देख लेते हैं, इयोसीन के बाद ओलिगो, ओलिगो के बाद मियोसीन। हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ओलिगोसीन। दिस इज ओलिगोसीन, फिर मियोसीन। और इस वाले हॉर्स का नेम क्या रखा? र्यूमिनेटिंग हॉर्स। र्यूमिनेटिंग हॉर्स क्यों? र्यूमिनेंट बन गया, ग्रेजिंग करनी शुरू कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि इसके मोलार में चेंज आया। क्या चेंज आया? जो मोलर का जो मोलर टीथ है ना, जो जाड़ है वो चौड़ी हो गई, बड़ी हो गई, उनमें डेंटेशन बढ़ गई, तो क्राउन बिकेम लार्ज। वो भी लिखेंगे। यहाँ पे क्या चेंजेस आए? उनके टोज में क्या चेंजेस आए? 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब की। तो क्या चेंजेस आए? 3 फिंगर थी ना भाई, एक ही रह गई, ओनली थर्ड। फर्स्ट और फिफ्थ तो पहले ही स्प्लिंट बन गए थे, सेकंड एंड फोर्थ भी स्प्लिंट बन गए, तो सिर्फ ओनली थर्ड लेफ्ट। ओनली थर्ड लेफ्ट। क्यों? फर्स्ट एंड फिफ्थ और उसके अलावा सेकंड एंड फोर्थ जो थे वो सारे के सारे क्या बन गए? स्प्लिंट। अभी मैं डायग्राम बना के थोड़ा समझा भी दूंगी आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे 3 टोज थे, 3 में से सिर्फ क्या रह जाएगा? ओनली 1 लेफ्ट। क्यों? फर्स्ट और फिफ्थ तो पहले स्प्लिंट बने हुए रिड्यूस होके, अब ये जो सेकंड और फोर्थ बचे थे, सेकंड एंड फोर्थ, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। किस लिए? टू फॉर्म दी स्प्लिंट। तो सिर्फ थर्ड वाला ही रह गया। और इधर मोलर में क्या चेंजेस आए बेटा? मोलर में क्या चेंजेस आए? जो क्राउन था ना, क्राउन बिकेम लार्ज। लार्ज का मतलब समझते हो? अब माना ये हमारे पास टिथ है ना, ये उसका ऐसे क्राउन है। पहले ये क्राउन क्या था? बस ऐसे सिंपल, ऐसे छोटा क्राउन था। अब ये क्राउन क्या हो गया? इसमें इस तरह की डेंटेशंस आ गई ऐसे, जिसकी वजह से ये टिथ कौन सा बन गया? इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग टिथ। अभी तक ऊपर क्या थे? ग्राइंडिंग टिथ थे, ये टिथ कैसे बन गए? ग्रेजिंग टिथ।
तभी तो रूमिनेंट बोला है इसको। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ गया नंबर 4 पे, जिसको हम बोलते हैं प्लियोहिपस। इसकी हाइट फर्दर बढ़ गई क्योंकि एवोल्यूशन हो रहा है भाई। देखो कैसे कैसे इपोक चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। ये पुराना टाइम, उससे अगला इपोक आया, उससे अगला मियोसिन आया, अब इपोक कौन सा आया? प्लायोसीन। प्लायोसीन में हमने इसको क्या बोला? इसको हमने बोला प्लायोसीन हॉर्स। इसका क्या नेम पड़ गया? प्लायोसीन हॉर्स। और इस प्लायोसीन हॉर्स में क्या रह गया? सिर्फ थर्ड ही बचा था। इधर भी ओनली वन लेफ्ट, कौन सा? सिर्फ थर्ड ही बचा था। अब ये जो थर्ड वाले बचे हैं ना, दिस विल बिकम, क्योंकि बाकी तो जितने भी टोज थे, दो इधर के दो इधर के, मतलब हमारे है ना जैसे सिर्फ ये बीच वाला रह गया। फर्स्ट एंड फिफ्थ पहले रिड्यूस हो गए, सेकेंड एंड फोर्थ बाद में रिड्यूस हो गए, ओनली थर्ड लेफ्ट। ये थर्ड वाला और ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये थर्ड बिकेम लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे भी सेम, थर्ड बिकेम लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। और मोलर तो सेम रहा, ग्रेजिंग टीथ आ चुका है। अब इसमें फर्दर क्या एवोल्यूशन होगी, बस ये और स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया? यहाँ पे आया बेटा अब लास्ट, इक्वस। क्योंकि जो हमारा मॉडर्न हॉर्स है उसका नेम क्या है? नेम ऑफ द मॉडर्न हॉर्स इज, साइंटिफिक नेम ऑफ द मॉडर्न हॉर्स इज इक्वस। इक्वस घोड़े का क्या साइंटिफिक नेम होता है? इक्वस। इक्वस। तो ये मॉडर्न वाला घोड़ा कैसे बना है? ईओसीन में इवॉल्व होना शुरू हो गया था, बट इट वाज जस्ट लाइक अ डॉग। ईओहिपस बोलते थे। उसमें एवोल्यूशन हुई, थोड़ा बड़ा हुआ, मीजोहिपस। क्या एवोल्यूशन हुई वो मैं यहाँ पे दिखाती जा रही हूँ। और इनकी हाइट बढ़ती गई, नेक लंबी होती चली गई, मोलर में चेंजेस आते रहे और उनके टोज में चेंजेस आते रहे, फोर और हाइंड लिम्ब के टोज में। फिर वो ईओ से मीजो बना, मीजो से मैरिकहिपस, फिर प्लियोहिपस। और अब इसकी हाइट कितनी हो चुकी है? अप्रॉक्सीमेटली 150 सेंटीमीटर। कौन सा इपोक है? होलोसीन में भी यही मिल रहा है, तो प्लिस्टोसीन लिख लो चाहे होलोसीन लिख लो। तो प्लिस्टोसीन, क्योंकि प्लिस्टोसीन से होलोसीन तक अभी कोई चेंज नहीं आया, फर्दर अभी तक कोई एवोल्यूशन नहीं हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द मॉडर्न हॉर्स। एवोल्यूशन ऑलरेडी टोज में हो चुकी है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? जो थर्ड वाला है, इट विल बिकम मोर लॉन्ग एंड मोर स्ट्रॉन्ग। मोर लॉन्ग एंड मोर स्ट्रॉन्ग। इधर भी और इधर भी, और ये वाला तो ग्रेजिंग टिथ विल रिमेन एज इट इज। तो इस तरह से उस छोटे से, इतने से घोड़ा था होता था पहले, उससे इतना ऊंचा जो हमारा हॉर्स हुआ, वो कैसे हुआ, उसकी एवोल्यूशन मैंने पढ़ाई। और किन किन स्ट्रक्चर्स में एवोल्यूशन हुई वो हम यहाँ पे बताते जा रहे हैं। अब ये कहने का क्या मतलब था? देखो, अब ये है सपोज उसका थर्ड वाला डिजिट, मैंने क्या कहा? इट विल बिकम मोर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। तो बाकी कहाँ गए? मैंने कहा ना साइड वाले रिड्यूस होके बन गए स्प्लिंट। ये वाला था फर्स्ट, ये वाला था फिफ्थ, रिड्यूस हो गए स्प्लिंट। ये था सेकंड, ये था फोर्थ। तो फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड एंड फोर्थ साइड में क्या बन गए? स्प्लिंट बन गए। वो खुर नहीं दिखते उसके साइड में आपको? अगर आप घोड़े का लिम्ब देखें, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, तो हमें यहाँ साइड में क्या दिखते हैं? इस तरह का ये, और यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देते हमें ऐसे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर दी स्प्लिंट्स। वो किससे बने हैं? जो साइड के डिजिट्स हर एक इपोक के अंदर क्या होते चले गए? आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे रिड्यूस होते चले गए। और जो सिर्फ ओनली थर्ड वाला था, ये क्या है? ओनली थर्ड। ये वाला जो उसका डिजिट था, ये और लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता चला गया। तो घोड़े की जो टापें आप देखते हो, है ना, उसके पीछे जो ये एक एक है, वो सिर्फ क्या है? थर्ड डिजिट है। उसके अलावा ये सारे क्या हैं? ये जो साइड के ऐसे तीखे स्ट्रक्चर उसके पैर में दिखेंगे, वो उसकी स्प्लिंट बोन्स हैं। स्प्लिंट कहाँ से बने? जो इसके साइड के डिजिट्स से वो रिड्यूस हो गए इनटू दिस स्प्लिंट बोन। गॉट इट? तो ये था बेटा हॉर्स का एवोल्यूशन। और क्योंकि ये आपके कोर्स में है तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो इनका नेम आप याद रखेंगे, किसके बाद कौन सा हॉर्स आया। ये उनके सब कॉमन नेम्स हैं, किस किस नेम से इनको जानते थे, किस किस इपॉक में ये हुआ, क्या क्या उसका हाइट रहा और क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आए। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस।